हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे बुक 2 का सबसे पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का नेक्स्ट पार्ट। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंटीग्रेट किया इंडिया में और एक इंडियन यूनियन बनाया, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबका हेल्प करता है आपके एग्जाम्स में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। आइए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स द प्रॉब्लम, ये हमारे टॉपिक का नाम है ना। और ये बता रहा है कि ब्रिटिश इंडिया consisted of two types of provinces, princely states and British India provinces। तो ये समझते हैं कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या थे और प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पर इंडिया बनाऊं छोटा सा, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास इंडिया था, और अब मैं अनडिवाइडेड इंडिया बनाता हूँ, ठीक है, या डिवाइडेड इंडिया बना लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास इंडिया है ना। अब इस इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टेट्स हैं, दो टाइप के स्टेट्स हैं। एक हमारे पास है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रोविंस का मतलब क्या है। तो प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, प्रोविंस का मतलब ही क्या होता है, स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य, आगे ना। और दूसरे हमारे पास है प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास पहले हम समझते हैं प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, क्योंकि इजी रहेगा। हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर किसी राजा, किसी निजाम, किसी नवाब या किसी रूलर का राज होता था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर है एक स्टेट जिसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है, हैदराबाद। हैदराबाद पर एक रूलर रूल करता था जिसका नाम था निजाम, टाइटल था इसका निजाम। तो हैदराबाद के राजा को हम लोग क्या कहते थे, निजाम कहते थे। इसी तरीके से हमारे पास मान लो यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था त्रावणकोर, त्रावणकोर। और त्रावणकोर पे कौन रूल कर रहा है, एक नवाब रूल कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेवाड़ वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, मारवाड़ मेवाड़, ठीक है। यहाँ पर कौन रूल करेगा, यहाँ पर कोई ना कोई राजा रूल करेगा। इसका मतलब जब अंग्रेजों के अंडर में या ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में जब इंडिया था, तब इंडिया में कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर राजाओं का राज था, नवाबों का राज था, निजामों का राज था, ठीक है। लेकिन ये जो निजाम, नवाब, राजा जो है, ये तीनों के तीनों, ये जितने भी रूलर्स है, ये सारे के सारे किसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे राजा, ये सारे के सारे निजाम, ये सारे के सारे नवाब, ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं, ये सब के सब ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब पावर तो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको बोल रखा है कि ठीक है भैया, तुम हम लोगों को टैक्स देते रहना और अपने एरिया पे खुद रूल कर लो, ठीक है। मतलब ये राजा इंडिपेंडेंट राजा नहीं है, इन राजा के ऊपर भी हुकूमत किसकी चल रही है, ब्रिटिशर्स की। लेकिन ये अपने एरिया को क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल दे रखा है इन लोगों को। तो ऐसी जगहों को हम लोग हिंदी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं रियासत। क्या बोलते हैं, रियासत। और इन्हीं रियासतों को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोला जाता है, प्रिंसली स्टेट। समझ में आ गया प्रिंसली स्टेट क्या होता है। तो प्रिंसली स्टेट क्या है, ब्रिटिशर्स के अंडर में कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर नवाब, राजा, निजाम रूल कर रहे हैं, ठीक है, या कोई रूलर रूल कर रहा है। दूसरा अब आते हैं हम लोग ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस कि ये क्या है। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक स्टेट था, इसका नाम था बॉम्बे। ऐसे ही हमारे पास एक स्टेट था जिसका नाम था बंगाल। तो ये बंगाल और बॉम्बे जो है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पर डायरेक्टली रूल करते थे। और जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे उन जगहों को बोला जाता था क्या, उन जगहों को बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। इसका मतलब इंडिया में एक तरीके के नहीं बल्कि दो तरीके के स्टेट्स थे, है ना। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जहाँ का हेड कोई ना कोई ब्रिटिशर होगा, और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स या फिर रियासत जहाँ का हेड कोई ना कोई इंडियन रूलर होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। लेकिन
ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल कहाँ पर था? तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस पे था। और अगर हम लोग बोले कि इनडायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स का कहाँ पर था? तो इनडायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स का प्रिंसली स्टेट्स पे था, है कि नहीं? इन राजाओं को तब तक रूल करने दिया जाएगा जब तक ये लोग माने कि भैया हम तो ब्रिटिशर्स के रहमो करम पे जी रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तभी उनके पास उनका एरिया बचा रहेगा, वरना उनका एरिया ब्रिटिशर्स उनसे छीन लेंगे। यही चीज़ हमें ये इंग्लिश में समझाएगा। अब देखिए कैसे। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे एरियाज जो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उनको कहते हैं हम लोग क्या? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स के बारे में देखिए क्या बता रहा है। सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। और ये बोल रहा है क्या कि बहुत सारे छोटे और बहुत सारे बड़े हमारे पास क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने? 565 प्रिंसली स्टेट, है ना? कुछ छोटे छोटे, कुछ बहुत बड़े बड़े, है ना? हम लोग देखेंगे कि ओडिशा में हम लोगों को कितने प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे, है ना? गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में कितने प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे, आगे करने वाले हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्या? अभी के लिए प्रिंसली स्टेट्स ऐसी जगह जहाँ पर राजा नवाब, कोई रूलर, कोई निज़ाम रूल कर रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में, और तब तक ही रूल कर पाएगा जब तक ये मानेगा कि भैया हम लोग यहाँ पर अगर राज कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स की वजह से कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स पूरा पैसा ले रहे हैं इन लोगों से टैक्सेस के रूप में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसका मतलब क्या है? पैरामाउंसी और सुजरनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब सारी की सारी पावर किसके पास है? तो सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास है। ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या? ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश क्वीन के पास है ना? क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर कब्जा किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद किसके लिए काम कर रही है? ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश क्वीन के अंडर में। इसका मतलब पैरामाउंसी, सुजरनिटी या सोवेर्निटी किसकी है? ब्रिटिश क्राउन की है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते, देखते आगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट क्यों करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से इंडिया बना रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का इंडिया है हमारे पास, और इस इंडिया में मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स है ना? इसमें से सबसे बड़ा जो प्रिंसली स्टेट्स था वो हैदराबाद था। ठीक है, ऐसे ही त्रावणकोर था, ऐसे ही भोपाल की रियासत थी, ऐसे ही जूनागढ़ था, ऐसे ही क्या कह सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स। अगर राजपूताना स्टेट में देखा जाए तो 20 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स थे। ओडिशा में बहुत सारे 19-20 अलग अलग 19-20 या 26 कुछ स्टेट्स थे। ठीक है, ऐसे पूरे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स भरे हुए थे। और अगर इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को हम लोगों ने इंडिया में इंक्लूड नहीं करवाया तो ये 565 नई कंट्रीज बन सकती थी, या फिर गड़बड़ हो सकती थी। गड़बड़ इस वजह से क्योंकि हमारे पास इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसमें ब्रिटिशर्स ने बोला था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे, जितनी भी रियासतें हैं, इन सबके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है इंडिपेंडेंस के बाद इनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो इनके पास 3 ऑप्शन है। पहली चीज, या तो इंडिया में शामिल हो जाओ, दूसरी चीज या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तीसरा इंडिपेंडेंट हो जाओ। दोनों में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज बोल दी इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने एक और चीज बोल दी, क्या? या तो इंडिया में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या इंडिपेंडेंट हो जाओ। और इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या इंडिपेंडेंट होना है, इसका फैसला इस प्रिंसली स्टेट का रूलर करेगा। अब 2 चीजों में हमारा नुकसान है। एक नुकसान है कि अगर पाकिस्तान में चला जाए तो भी हमारा नुकसान, और दूसरा नुकसान इंडिपेंडेंट हो जाए तो इंडिया का तो मैप खराब हो जाएगा। मान लो हैदराबाद अलग हो गया आगे ना, तो इंडिया के मैप में हमारे को ये ब्लैंक दिखाना पड़ेगा। इंडिया का तो पड़ोसी देश बन जाएगा। ये अलग हो गया, इंडिया का पड़ोसी देश बन जाएगा। ये अलग हो गया, इंडिया का पड़ोसी देश बन जाएगा। और इतने स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, इतनी स्मॉल रियासतें थी कि अगर ये अलग हो जाए तो इंडिया का मैप बचेगा ही नहीं आगे ना। इंडिया का मैप क्या, इंडिया ही नहीं बचेगा, क्योंकि फिर आगे और ज़्यादा पार्टीशन होते जाएंगे। इस वजह से हम लोगों को इन सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करके एक इंडिया बनाना था। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Why integration of princely states was important? Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived under princely rule.
ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अनडिवाइडेड इंडिया में, ये पूरा का पूरा इंडिया ही है, अनडिवाइडेड इंडिया में अगर हम लोग बात करें कि प्रिंसली स्टेट्स के पास जमीनें कितनी है, तो प्रिंसली स्टेट्स के पास 1/3 जमीनें थी, 1/3 लैंड इनके पास था। मतलब अगर इंडिया के पास 100 एकड़ की जमीन है तो 33 एकड़ प्रिंसली स्टेट्स वालों के पास है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनडिवाइडेड इंडिया में कह रहा है। और पॉपुलेशन की बात करें तो कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हर 4 में से एक बंदा प्रिंसली स्टेट में रहता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इंडिया की 25% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इंडिया की 25% पॉपुलेशन रहती है प्रिंसली स्टेट में। और ना हम हमारी पॉपुलेशन को खो सकते हैं और ना ही हम अपनी ज़मीन को खो सकते हैं, आगे ना। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या हमारे पास। ये मैप है ना। इस मैप में आप लोगों को जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये ब्लू कलर सारा के सारा प्रिंसली स्टेट्स दर्शा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा राजस्थान जो है इसमें प्रिंसली स्टेट ही प्रिंसली स्टेट है। गुजरात में प्रिंसली स्टेट्स है। ये जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये हैदराबाद है जो कि सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कितना बड़ा है प्रिंसली स्टेट ये, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये मैसूर प्रिंसली स्टेट है, ये त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे है, देखो यहाँ पर मणिपुर है, त्रिपुरा है ना। ये सारे के सारे, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, देखिए कितना बड़ा प्रिंसली स्टेट है। और अगर ये पूरा के पूरा ब्लू कलर का एरिया इंडिया में से निकाल दो तो इंडिया में बचेगा क्या? है ना। तो अब सीन क्या है, अब हो रही है हम लोगों को प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं करवाया, इंडिया का मैप खराब से खराब, और इंडिया जो है एक पार्टीशन देख चुका है पाकिस्तान को अलग करके, ठीक है। अब ये सब टूटने के बाद इंडिया की टेरिटरी कुछ अजीब सी बच जाएगी और बाद में ये भी क्या करेगी, टूट जाएगी। इस वजह से इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करके इंडिया में इंक्लूड करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कैसे करवाएंगे इनको इंक्लूड, आइए देखते हैं। चलिए, द प्रॉब्लम, ये कह रहा प्रॉब्लम क्या थी? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जब हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, यानी अनडिवाइडेड इंडिया को जब इंडिपेंडेंस देंगे, तो अनडिवाइडेड इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ, अनडिवाइडेड इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद हो रही है। यानी कि अब ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश क्राउन का कोई हक नहीं है प्रिंसली स्टेट्स पे, और अब प्रिंसली स्टेट्स खुद डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सप्लेन। All these princely states, as many as 565 in all, would become legally independent। इसका मतलब ये सारी की सारी जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, ये कानूनी तौर पर क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। All these states were free to join either India और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश, ठीक है। और इन सब के सारे स्टेट्स को बोल दिया गया कि भैया या तो तुम इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ या क्या हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, है ना। अब पाकिस्तान को हम लोग टेरिटरी दे चुके हैं, लेकिन अगर कोई प्रिंसली स्टेट ये कहे कि भैया मुझे पाकिस्तान में जाना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पाकिस्तान का एरिया बढ़ जाएगा, है ना, और हमारा एरिया कम हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो वो है, ठीक है। हमारा मैप बिगड़ जाएगा, मेन प्रॉब्लम तो वो है, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ द स्टेट्स। और ये क्या बोला गया कि कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी या इंडिपेंडेंट होगी, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, उस प्रिंसली स्टेट का रूलर, राजा, निजाम, नवाब लेगा, ठीक है। आई क्या बता रहा है, दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। और ये बोल रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, ठीक है। और ये इंडिया की यूनिटी को तोड़ने का एक तरीका था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स हमेशा से डिवाइड एंड रूल करते आए, आगे ना। पहले हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई करवाई 1905 के बाद, 1857 के बाद से ही, है ना। उसके बाद क्या कर दिया, पाकिस्तान बनवा दिया। अब बच्चे कुछ इंडिया को भी तोड़ने की साजिश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो रहा है हमारे पास। प्रिंसली स्टेट तो हम लोगों ने देख ही लिया। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। अब देखो क्या हुआ, बड़ी जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, त्रावणकोर का जो राजा था, त्रावणकोर का राजा कहाँ पर है, ये देखिए, ये त्रावणकोर है, ठीक है। और त्रावणकोर का राजा क्या कह रहा है, त्रावणकोर का राजा कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, मैं तो तुम लोगों को कह रहा हूँ टाटा बाय बाय, ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्या, इंडिया को छोड़ के, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। और इसने एक और चीज़ बोली,
इसने बोला कि भैया देखो ऐसा मेरे वजह से ना तुम्हारा मैप जो है वो खराब भी नहीं होगा। कह रहा क्यों खराब नहीं होगा? कह रहा इस वजह से खराब नहीं होगा क्योंकि त्रावणकोर तो सबसे नीचे है, अगर कहीं बीच में होता त्रावणकोर तो तुम्हारा मैप खराब हो जाता। और मुझे ना पानी का एक्सेस भी है, वाटर का एक्सेस भी है, और मेरे पास इंटरनल वाटर्स भी है, तो तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग हो रहा हूँ। अब जब त्रावणकोर वाले ने बोल दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, तो त्रावणकोर के बोलते ही एक और बंदा बोल पड़ेगा कि भैया टाटा बाय बाय। कौन? हैदराबाद। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कौन सा स्टेट था जिसने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, कौन सा प्रिंसली स्टेट था? तो वो त्रावणकोर था। इसके बाद कौन बोलेगा? तो इसके बाद बोलेगा हैदराबाद वाला, और हैदराबाद के रूलर को हम लोग क्या कहते थे? निज़ाम। तो निज़ाम बोलेगा कि भैया मुझे भी क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है अगले ही दिन। ठीक है, और जैसे ही हैदराबाद बोलेगा फिर भोपाल वाला भी बोलेगा। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने की बात बोलता है त्रावणकोर वाला, उसके बाद बोलता है हैदराबाद वाला, उसके बाद बोलता है भोपाल वाला। ठीक है, भोपाल का नवाब, त्रावणकोर का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, भोपाल का नवाब। ठीक है, देखिए ये बता रहा है। सबसे पहले त्रावणकोर, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी कह दिया कि भैया टाटा बाय बाय सी यू, खत्म। ठीक है, गया, क्या, जा रहा हूँ मैं छोड़ के। ठीक है, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया मैं भी जा रहा हूँ, क्या करके? छोड़ के, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूँ मैं। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स ऑफ ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस टाइम पीरियड में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन रही है। आगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा हाउस है जहाँ पर बैठ के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और इन प्रिंसली स्टेट्स वालों को भी इन्वाइट किया गया था कि भैया आप लोग भी आओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारा सहायता करो, है ना, हमारी हेल्प करो। आपके अकॉर्डिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो सबके लिए सेम होगा, है ना, सबके इच्छाओं को, डिज़ायर्स को उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने कहा हम नहीं आ रहे भाई साहब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। पूछा गया क्यों? कि हमें रहना ही नहीं इंडिया में, हम तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े स्टेट्स वालों ने क्या कह दिया? बड़े बड़े स्टेट्स वालों ने कह दिया कि हम लोग तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अब छोटे छोटे स्टेट्स वाले बोलेंगे भैया हम भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। लेकिन इनको समझाना और इनको इंडिया में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना था, क्योंकि वरना फिर आज वाला जो इंडिया हम लोग देख पा रहे हैं वो हम लोग कभी देख नहीं पाते। ठीक है, चलिए, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी real possibility that India would get further divided into a number of small countries. Another problem was to secure the democracy and democratic rights. अब ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि एक पार्टीशन हम लोग देख चुके थे, है ना, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया बाहर निकल चुका था पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, और बाकी जो दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बाकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है एज अ कंट्री टिक ही नहीं सकती। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रहे थे कि भैया इंडिया अब टिक ही नहीं सकती। कह रहा क्यों नहीं टिक सकती इंडिया? कह रहा इंडिया इस वजह से नहीं टिक सकती क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और आगे जाके इंडिया और ज़्यादा टूटनी है। ऊपर से प्रिंसली स्टेट्स इतने सारे, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स में बहुत सारे तो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत सारे पाकिस्तान से मिल जाएंगे, तो इंडिया का तो डिवीजन होना ही होना है। ठीक है, ये माना जा रहा था। और दूसरी चीज़, इंडिया जो सोच रही थी कि भैया हम लोगों को डेमोक्रेसी लानी है, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स रहने, ये सपना का सपना रह जाता। ठीक है, लेकिन इंडिया वाले इतने हल्के तो है नहीं, हमारे लीडर्स इतने हल्के तो थे नहीं। ठीक है, तो हमारे लीडर्स क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बंदे को और बोलेंगे कि भैया क्या ज़रा संभालो सिचुएशन को, और फिर वो बंदा आएगा और इसे नॉक करेगा और बोलेगा मे आई कम इन। ठीक है, तो ये बंदा कौन होगा? ये बंदा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज़ को अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि भैया क्या मुझे जिम्मेदारी दे दो इसकी, मैं पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है ना, जो स्टैचू बना है उनका, उसका नाम है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर बनी है और कितनी उसकी हाइट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो नवाब हमीदुल्ला खान, तो नवाब हमीदुल्ला खान वॉज द नवाब ऑफ भोपाल ना, भोपाल के नवाब थे। और ये है उस्मान अली खान, इनका नाम याद रखना, ही वॉज द नवाब निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, ये नवाब ऑफ भोपाल है नवाब हमीदुल्ला खान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स अप्रोच, गवर्नमेंट क्या कह रही है इसमें, गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो, वी आर एट अ मोमेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू न्यू ग्रेटनेस व्हाइल लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम अपने बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड रहते तो हम लोग एक बहुत ग्रेट कंट्री बन सकती है, लेकिन अगर
हम लोग यूनाइट नहीं रह पाए और एज वन पीपल हम लोग काम नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं, बहुत बड़ी बड़ी कैलमिटीज़ को हम लोगों को फेस करना पड़ेगा. आई होप द इंडियन स्टेट विल रियलाइज फुल्ली दैट इफ वी डू नॉट कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर इन द जनरल इंटरेस्ट, एनार्की एंड chaos विल overwhelm us all, great and small, and lead us to total ruin. और इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे आपस में, और हम लोग क्या नहीं करेंगे, इकट्ठा काम नहीं करेंगे जनरल इंटरेस्ट में, यानी कि इंडिया को इंडिया बनाने में अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत बाधाएं आने वाली है, बहुत कैलेमिटीज आने वाली है, और उसके साथ साथ इंडिया जो है स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में टूट जाएगा और एनार्की और कैओस आ जाएगा. एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, है ना. एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैओस वगैरह वगैरह हो जाएगा और इंडिया की कंडीशन कभी सुधर नहीं पाएगी. तो हम लोगों को क्या करना है, मिलकर काम करना है, ये गवर्नमेंट कह रही है. ठीक है, अब गवर्नमेंट मिलकर काम करने का क्या मतलब है, ये आप लोगों को आगे समझ में आए. आगे आते हैं इंतरिम गवर्नमेंट. अब इंतरिम गवर्नमेंट क्या है ये भी सुन लो. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर इंतरिम गवर्नमेंट क्या है. इंतरिम गवर्नमेंट सुन लो. 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था. क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान में दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई थी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई थी. एक कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होगा, याद रखना. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और तीसरा ये बोला गया कि कैबिनेट मिशन प्लान में कि इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी. अब क्वेश्चन ये है कि इंतरिम गवर्नमेंट क्या है. ये कह रहा है इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब जो इंडिया आजाद होने वाला इंडिया है ना, उसमें एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाएगी. अब क्वेश्चन ये है कि टेम्पररी गवर्नमेंट क्यों बनाना है, टेम्पररी गवर्नमेंट क्यों बनाना है. ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनने वाला है. डेमोक्रेटिक स्टेट, एक मॉडर्न स्टेट बनने वाला है. और डेमोक्रेटिक स्टेट तब बनेगा इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा होगा. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बनेगा. और कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा होगा कि इलेक्शंस कैसे होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी. लेकिन जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक इंडिया को कौन चलाएगा, 1947 से लेकर 1950 तक. तो इंडिया को चलाएगी एक इंतरिम गवर्नमेंट. कौन चलाएगी, इंतरिम गवर्नमेंट. और ये जो इंतरिम गवर्नमेंट होगी, इसका जो हेड होगा या इसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम होगा क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. और इसी में जो होम मिनिस्टर होंगे हमारे, या हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो कौन होंगे, वो होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है. अब यहां पर देखो इंतरिम गवर्नमेंट, इट वाज अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस. और इंतरिम गवर्नमेंट जो हमारी है, ठीक है, जो 1951 तक काम करेगी, 51-52 तक काम करेगी है. ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, जब तक पहले इलेक्शंस नहीं होते, तब तक काम करेगी कौन, हमारी इंतरिम गवर्नमेंट. ठीक है. तो ये इंतरिम गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, इंतरिम गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो ऐसा है, हम इंडिया को डिवाइड होने नहीं देंगे. ठीक है, ब्रिटिशर जो बोल के चले गए. ठीक है. अब इन प्रिंसली स्टेट से बात करी जाए और इनको बोला जाए, इनको आमादा किया जाए कि भैया इंडिया में इंक्लूड हो जाओ. और अगर ये इंडिया में इंक्लूड नहीं होते तो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे और इंडिया में इंक्लूड करवा देंगे इन लोगों. ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वाज इंतरिम गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ द फर्दर डिविजन्स ऑफ इंडिया, नो. ठीक है, ये लोग बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाए या पाकिस्तान से जाके मिल जाए. आगे देखो मुस्लिम लीग का क्या कहना था. तो मुस्लिम लीग हम लोगों को पता है ना, इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद. लेकिन अब डिवाइड हो चुका है इंडिया, और इंडिया अगर डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब पाकिस्तान में अब मुस्लिम लीग चली जाएगी, इंडिया में मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं है. अब मुस्लिम लीग क्या कह रही है, द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड. अब देखो मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान में बैठी हुई है ना, और पाकिस्तान में बैठ कर ये कह रही है कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कह रही है क्या कि इंडिया का डिवीजन नहीं होना चाहिए, कह रहे ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है. क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग को अंदर से ये इच्छा है ना कि भैया क्या पता कोई प्रिंसली स्टेट हमारे पास आ जाए तो हमारी टेरिटरी बन जाए. और अगर कोई प्रिंसली स्टेट एग्जाम्पल के तौर पर अगर हैदराबाद ही मान जाए हमारे पास आने के लिए, क्योंकि
मुस्लिम रूलर है ना। अगर हैदराबाद मान गया हमारे पास आने के लिए तो हमारी एक और टेरिटरी हो जाएगी, वो भी इंडिया के बीचों बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब सीन क्या हो रहा है कि मुस्लिम लीग ने क्या करा, मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया और बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, है ना, उनके रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनको क्या करना है, इंडिया में आना है, पाकिस्तान में जाना है या इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की क्या है, इसमें खुद की इच्छा प्रकट हो रही है कि भैया इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास आ जाए ताकि इंडिया का मैप खराब हो जाए। ठीक है, खुद का तो मैप खराब ही है, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, इंडिया का भी खराब करना चाह रही है। ठीक है, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और अब इस कहानी में एंट्री हो रही है किसकी, हीरो की। ठीक है, विलन की एंट्री पहले ही हो चुकी थी, अब हीरो की एंट्री हो रही है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का कैसा रोल रहा है इसमें, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है सरदार पटेल, इंडियाज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट वैसे होती नहीं है, ठीक है, लेकिन होम मिनिस्टर को ही उस टाइम पीरियड में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। ठीक है, तो ये क्या थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, है ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनकी जगह पर काम करने वाले। ठीक है, ही वॉज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे, है ना, मतलब इंडिया के इंटरनल अफेयर संभालते थे। और इन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि प्रिंसली स्टेट्स को मैं अब क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा और इंडिया में शामिल करूंगा। He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। और इन्होंने क्या करा, एक हिस्टोरिक रोल प्ले करा, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने की, है ना, प्रिंसली स्टेट्स से प्यार से बात करी, इनको बोला कि भाई इंडिया में इंक्लूड हो जाओ, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, अपने अपने एरिया को खुद ही रूल कर लेना लेकिन इंडिया में इंक्लूड तो हो जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई लोगों से प्यार से बात करी, कई लोगों को डंडा दिखाया, कई लोगों की पिटाई कर दी और फिर इंडिया में इंक्लूड करवाया। कैसे किया वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने में, तो वो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। और ये बोल रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कितने हैं, 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं और इन 565 प्रिंसली स्टेट्स के हर रूलर से जाना है, सबके साथ बातें करनी है, सबको आमादा करना है कि इंडिया में इंक्लूड हो जाओ, तो ये बहुत बड़ा टास्क है ना। और जब तक सामने वाला एग्री नहीं होता तब तक बातें करती रहनी है उसके। ठीक है, तो 565 प्रिंसली स्टेट से बात करना मजाक नहीं है, इसी वजह से इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फॉर इंस्टांस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा। ये बोल रहा है कि आज के ओडिशा को अगर हम लोग देखें तो ओडिशा में 26 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, 26 डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बोल रहा है कि अगर हम लोग गुजरात के सौराष्ट्र रीजन को देखें तो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में कितने, 14 बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे और 119 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, एक छोटी छोटी सिटीज, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स भी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि कुछ विलेजेस भी प्रिंसली स्टेट हो उस टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन उन सबको इंडिया में इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि इंडिया एज अ नेशन बन के हम लोग क्या करना था, उभारना था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशंस। ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो 3 तरीके से काम करती थी। कैसे, पहला, फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला ये था कि गवर्नमेंट को ये पता था कि इंडिया वाले जो लोग हैं, प्रिंसली स्टेट्स वाले जो लोग हैं, वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। रूलर होना चाहता है नहीं चाहता सेकेंडरी बात है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए प्राइमरी बात ये है कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो प्रिंसली स्टेट्स में रहती है वो प्रिंस के अंडर में, निज़ाम के अंडर में, नवाब के अंडर में, राजा के अंडर में नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रहना चाहती, इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि भैया उन लोगों ने हमेशा से मोनार्की देखी है। हमेशा से उन लोगों ने देखा है क्या कि राजा रूल कर रहा है, राजा मनमाने टैक्स ले रहा है, ठीक है, हमेशा तंग कर रहा है। ठीक है, हमारे पास टैक्स नहीं है तो घर की चीज़ों को उठा के लेकर जा रहा है, घर बर्बाद कर रहा है, ज़मीनें छीन ले रहा है, यही देखा इन लोगों ने। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। अब कुछ नहीं है, इनको डेमोक्रेसी के बारे में कैसे पता, अरे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ है ना इतना बड़ा, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ इतना बड़ा हमारा 1885 से लेकर 1947, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में कौन था, आम आदमी तो थे आगे ना। तो इनको पता है कि भैया राइट्स क्या होते हैं, इनको पता है अधिकार क्या होता है, इनको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, कम से कम कॉमन चीज़ें पता है इनको। पता है कि जब इंडिया बनेगा तो इंडिया के लोगों के पास अधिकार आएगा, इंडिया वाले लोग चूज करेंगे कि भैया हमारा राजा कौन होगा, और हो सकता है कि हम में से ही कोई राजा हो। ठीक है, तो ये लोग अब क्या नहीं चाहते, ये लोग नहीं चाहते मोनार्की में रहना, ये नहीं चाहते कि हम लोग राजा के अंडर में, निज़ाम के अंडर में, नवाब के अंडर में रूल रहे।
तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, डेमोक्रेसी अब हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे, जो आम आदमी था, वो राजा के अंडर में रहने के लिए रेडी नहीं था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, accommodate plurality and flexible approach to deal with the demands of the region। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया देखो, एग्जांपल के तौर पे हैदराबाद है, हैदराबाद बहुत बड़ा एरिया है ना। अब इतना बड़ा एरिया, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग बोले कि भैया इंडिया में इंक्लूड हो जाए, तो ये क्यों होगा, ये बोलेगा भैया मेरा एरिया, मैं तो राज करूंगा आराम से, ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं पर। ठीक है, पाकिस्तान वाला बोले मेरे साथ शामिल हो जाए, ये लोग पागल है क्या, मेरा एरिया मैं रूल करूंगा, तेरे पास क्यों आऊँगा, है ना। तो इसका इंडिपेंडेंट होने की बात, ये अपने हिसाब से सही सोच रहा है, आगे ना, हमारे हिसाब से गलत है ना वो, कि भैया इंडिया का मैप खराब हो जाएगा, लेकिन वो अपने हिसाब से तो सही सोच रहा है कि भाई मेरा एरिया तो बहुत बड़ा है, पूरा पूरा एक स्टेट है उसके पास, आगे ना। अब इसको कैसे इंडिया में इंक्लूड किया जाए, तो इंडिया वालों ने बोला कि ऐसे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनके साथ बातें करो, इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है इनके साथ बातें करो, और इनको बोलो कि तुम्हें ना ऑटोनॉमी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, तुम्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या, ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ रूल दिया जाएगा तुम्हें। सेल्फ रूल का मतलब क्या, सेल्फ रूल का मतलब कि तुम लोग इंडिया में इंक्लूड हो जाओ, ठीक है, इंडिया में आ जाओ, लेकिन तुम्हारे एरिया में तुम्हें रूल करना, तुम्हें टैक्स लेते रहना, लेकिन बस ये बोलना कि तुम लोग इंडिया का पार्ट हो, हैदराबाद नहीं हो। हैदराबाद कोई अलग कंट्री नहीं है, हैदराबाद कोई अलग प्रिंस स्टेट नहीं है, इंडिया ही है। ठीक है, बस हैदराबाद में रूल तुम्हारा ही चल रहा है। ठीक है, ये करने के लिए भी इंडिया वाले रेडी थे। इंडिया वाले क्या करें, एकोमोडेट प्लूरलिटी, ये बोल रहा है कि इंडिया वाले, इंडिया की गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया हम लोग हर तरीके की प्लूरलिटी यानी कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, हर तरीके से हमारा जो अप्रोच होगा वो हम लोग फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी है। राजाओं के, नवाबों के, प्रिंसेस के और किसके, निज़ामों के जितने भी डिमांड्स होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग रेडी है, बस इंडिया का पार्ट बन जाओ। बात का बाद में देखेंगे ना, एक बार पार्ट तो बनो फिर बताएंगे तुम्हें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये दूसरा अप्रोच था। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्डली इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। और तीसरा ये था कि हम लोगों को हमारे इंडिया की टेरिटरी को मजबूत करना था और बाउंड्रीज को कंसोलिडेट करना था। बाउंड्रीज को कंसोलिडेट करने का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पर इंडिया है, ये रहा इंडिया कुछ इस तरीके से, आगे ना, और ये पड़ोसी है, ये रहा पड़ोसी। ठीक है, दोनों साइड में। अब सीन क्या है कि अगर, अब यहां देखो, यहां पर ना एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था जूनागढ़। ठीक है, अब सीन क्या था, इसको तो दूसरे प्रिंसली स्टेट चाहिए ना इंडिया वाले, है ना। और खासकर ये लोग कौन से प्रिंसली स्टेट्स को टारगेट करेंगे, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को टारगेट करेंगे जहां पर रूलर मुस्लिम हो, आगे ना, और इंडिया की टेरिटरी वहां पर जा सकती है। ठीक है, पहले ही इन लोगों का कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा नजर थी और कश्मीर के ऊपर अटैक करके इन लोगों ने पीओके छीन लिया था, आगे ना। ये वाला एरिया इनके पास ही है हमारा एरिया, लेकिन है इनके पास अभी फिलहाल के लिए, छीन लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ देख के हम लोग क्या लगा, हम लोगों को लगा कि भैया हमें ये प्रिंसेस स्टेट्स वाला चक्कर जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि हम लोगों को हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि मजबूत नहीं करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, फिर आएगा कोई ना कोई टेरिटरी छीन लेंगे लिए, आगे ना। ठीक है, और कोई प्रिंसेस स्टेट जाना चाहेगा तो फिर हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे, और इसी वजह से प्रिंसेस स्टेट्स का जो मामला था इसको जल्दी से सुलटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, समझ में आ गया, तीनों अप्रोचेस समझ में आ गए बढ़िया तरीके से। चलिए, रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो अप्रोच रखा, ये जो तीन अलग अलग कंडीशंस रखी, इससे फायदा क्या हुआ, देखिए क्या क्या फायदा हुआ। बिफोर 15 अगस्त 1947, इंडिया आज़ाद होने से पहले ही, है ना, बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल निगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। ये क्या बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे उनके साथ बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ऑलरेडी इंडियन यूनियन में शामिल करवा लिया था। लेकिन कुछ बड़े बड़े स्टेट्स होंगे जो अभी भी इंडिया में इंक्लूड नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जितने भी इंडिया के टेरिटरी में प्रिंसिपल स्टेट्स आते थे, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज, जैसे ओडिशा में हम लोग देखा, सौराष्ट्र वाले हम लोग देखे, ये सारे के सारे राजपूताना वाले स्टेट्स जो थे, ये सारे के सारे इंडिया में ऑलरेडी 15 अगस्त 1947 से पहले ही इंडिया में इंक्लूड हो चुके हैं।
ठीक है, आई क्या बोल रहा है, द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विच मेन दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, जितने भी क्या है प्रिंसली स्टेट्स है, अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनना है, इनको क्या करना है, पार्ट ऑफ इंडिया बनना है, तो इन सबको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था और इस डॉक्यूमेंट का नाम होता था, ये कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट का नाम होता था IOA। क्या है ये, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, कुछ नहीं है, बकवास है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर अगर किसी प्रिंस स्टेट ने साइन कर दिया, इसका मतलब वो इंडिया का पार्ट बन गया। समझ में आ रहा नहीं, सिंपल सा डॉक्यूमेंट है ना। ये डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि भैया मान लो कोई भी प्रिंस स्टेट, एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर ले लो, है ना, तो कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह ने कह दिया क्या, हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दिया, इसके ऊपर लिखा हुआ क्या, मैं हरि सिंह, है ना, द रूलर ऑफ कश्मीर, मैं इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूँ, और साइन हरि सिंह की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पेपर में आता है बार बार, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच इफ अ रूलर साइंड इट, द पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरी चीज देखो क्या बोल रहा है ये, एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। अब ये बोल रहा है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे जो कि इंडिया में शामिल अभी भी नहीं होना चाह रहे, और उनको क्या होना, उनको जो है इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। और कुछ ऐसे जिसको पाकिस्तान में भी जाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ को क्या करना था, जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाना था। किसमें जाना था, पाकिस्तान। मतलब इसका यहाँ का जो रूलर था वो कह रहा था कि भैया मुझे क्या करना है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का पार्ट बनना है, ठीक है। हैदराबाद वाला इंडिपेंडेंट होना चाहता था, कश्मीर वाला इंडिपेंडेंट होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से क्या होता है, इंडिया में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मणिपुर इंडिपेंडेंट होना चाहता था, ठीक है। और ये चार प्रिंस स्टेट जो थे, इनका इंडिया में एसेशन या इंडिया में इनको इंक्लूड करवाना, इंडियन यूनियन का इनको पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन इसको कैसे हम लोग डील करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने यहाँ पे तुरुप का इक्का खेला, ठीक है, जूनागढ़ के साथ। जूनागढ़ कहाँ पर हम सबको पता है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के यहाँ पर पड़ता है जूनागढ़, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान भी और होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का पार्ट बनना था इसको, जूनागढ़ वाले को, ठीक है। इंडिया ने कहा कि भैया ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाएंगे। अब क्वेश्चन है कि प्लेबिसाइट क्या है, प्लेबिसाइट क्या है, तो प्लेबिसाइट कुछ नहीं है, प्लेबिसाइट का मतलब होता है राइट टू वोट। क्या मतलब है, राइट टू वोट। अब जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों है ना, लगभग लगभग बराबर के पोर्शन में। और जब यहाँ पर प्लेबिसाइट होता है तो गुजरात की जनता, हिंदूज और मुस्लिम दोनों के दोनों क्या करते हैं, वोट देते हैं। किसके लिए वोट देना था, कि तुम्हें इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। और इंडिया की जो जनता होती है, मतलब यहाँ की जूनागढ़ की जो जनता होती है, वोट करती है किसके फेवर में, इंडिया के फेवर में वोट करती है, और जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो एक का तो काम हो गया, बचे तीन, ठीक है। इन तीन के साथ क्या होगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। आई होप ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स ज़रूर चेक करूँगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद,